जय हिंद दोस्तों। मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से डिजिटल प्लेटफॉर्म एल क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 22 जनवरी को श्री रामलीला जी अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। इस खुशी में हमने 22 रुपये में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। मतलब वैसे तो देखा जाए तो सभी कोर्सेज पर बहुत शानदार डिस्काउंट है, लेकिन जो मिनिमम डिस्काउंट था वो 22 रुपये का था। फिर बहुत सारे कोर्सेज आपको 122 में मिलेंगे, 221 में मिलेंगे। बहुत सारे कोर्सेज, ज़्यादातर कोर्सेज इसी में है। एक जो कोऑपरेटिव बैंक वाला है वो 1022 रुपये का कोर्स है, जो कि आपको सिर्फ आज के लिए अवेलेबल है। अब इसमें कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें डेमो क्लास भी अवेलेबल करवाई जाए, तो ये आपको पशु परिचर की डेमो क्लास अवेलेबल करवाई जा रही है। अगर आपको ये पसंद आती है आप इसको देख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको पसंद आएगी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि एल क्लासेज जो अपना ऐप है वो आप डाउनलोड कीजिएगा और उसके बाद में पशु परिचर कंप्लीट कोर्स में आपका पार्ट ए, पार्ट बी और साथ ही साथ आपको 10 टेस्ट जो मॉडल पेपर हैं वो भी आपको फ्री दिए जाएंगे। और ये सब कुछ आज के लिए मात्र आपको 221 में अवेलेबल है। कल से ये प्राइस इसकी नहीं रहेगी, मैं आपको फिर बता रहा हूं। आप इसको आज ही डाउनलोड कर लेना और आज ही आप इसको परचेज कर लेना अगर आप पशु परिचर के इच्छुक हैं तो। ठीक है, तो आप डेमो क्लास का आनंद लीजिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। और अगर आपका कोई इश्यू हो किसी प्रकार का, कुछ खरीदने में या कुछ और कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 209242। एक नंबर हमारा ये है और एक नंबर है हमारा 9887723577। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल करके और कोई भी अगर आपकी जानकारी हो तो आप हमें ये पूछ सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल बेझिझक रहें। और पार्ट बी जो है वहां भी आपको, पार्ट ए में भी आपको सारे डेमो क्लासेज, एक एक क्लास अवेलेबल हैं, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्लास का आनंद लीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एल क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने पशु परिचर का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कृत्रिम गर्भाधान। यहाँ से आपको बेटा एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं अपने कृत्रिम गर्भाधान के बारे में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसे बोलते हैं, कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान शॉर्ट में इसको बोलते हैं बेटा एआई। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कृत्रिम गर्भाधान को आप लोग पढ़ना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो कृत्रिम गर्भाधान को पढ़ने से पहले कि गर्भाधान क्या होता है, प्रजनन क्या होता है, ये आपको देखना होगा। तो इससे पहले कृत्रिम गर्भाधान को मैं स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों के बारे साथ बात करूंगा प्रजनन के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? प्रजनन के बारे में बात करूंगा, ब्रीडिंग के बारे में बात करूंगा सबसे पहले। ठीक है, अब मैं ब्रीडिंग के बारे में बात करता हूं, प्रजनन के बारे में बात करता हूं। तो आप सबसे पहले देखो कि प्रजनन होता क्या है। तो प्रजनन क्या होता है? तो पशुओं द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। अरे पशुओं द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। पशुओं द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। अब देखो संपूर्ण प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें आती है? तो संपूर्ण प्रक्रिया में मादा के गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक की जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर आती है? प्रजनन के अंतर्गत आती है। कहां से कहां तक? गर्भ धारण से लेकर प्रसव तक की जो प्रक्रिया है, यानी मैं इसको कह सकता हूं कि इस प्रक्रिया में क्या क्या शामिल होगा? गर्भ धारण से लेकर
गर्भधारण से लेकर प्रसव तक की क्रिया, ये इसके अंतर्गत शामिल होती है। अब देखो, गर्भ धारण करने की क्रिया दो प्रकार की होती है, यानी जो प्रजनन है, मेथड्स ऑफ प्रजनन की बात करूं, यानी प्रजनन की विधियों की मैं बात करूं आपके सामने, प्रजनन की विधियों की बात करता हूं बेटा, तो प्रजनन की दो विधियां होती है, एक होती है प्राकृतिक विधि और दूसरी होती है कृत्रिम विधि। एक विधि कौन सी होती है? प्राकृतिक विधि होती है एक तो बेटा, यानी नेचुरल मेथड, और दूसरी होती है कृत्रिम विधि। दूसरी कौन सी होती है? कृत्रिम विधि, यानी आर्टिफिशियल मेथड। ये कृत्रिम की दो विधियां हमने बताई। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने प्राकृतिक विधि की, उसके बाद हम जो हमारा मेन टॉपिक है कृत्रिम गर्भाधान यानी कृत्रिम विधि, उसके ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले प्राकृतिक विधि की बात करता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो प्राकृतिक विधि में क्या होता है? तो देखो बेटा, जो प्रकृति होती है वो हर नर और मादा को क्या करती है? एक विशेष प्रकार की क्षमताएं प्रदान करती है। प्रकृति नर और मादा पशुओं को एक विशेष प्रकार की क्षमताएं प्रदान करती है, जिससे वो आपस में समागम करके एक नई संतति को उत्पन्न करते हैं, और यही विधि क्या कहलाती है? प्राकृतिक प्रजनन विधि कहलाती है, या प्राकृतिक विधि कहलाती है। तो जैसे आपने देखा होगा, मानव की बात करूं मैं, तो मानव में भी क्या होता है कि मानव में नर और मादा मनुष्य आपस में क्या करते हैं? समागम करते हैं और नई संतति को उत्पन्न करते हैं। वैसे ही क्या करते हैं, पशुओं में भी क्या होता है? प्रकृति अपने आप जीवों को एक ऐसी क्षमता प्रदान करती है जिससे वो आपस में क्या कर सके? समागम कर सके। तो प्रकृति क्या करती है? तो प्रकृति द्वारा या प्रकृति के द्वारा पशुओं को एक विशेष प्रकार की क्षमताएं प्रदान की जाती है, जिससे नर और मादा पशु आपस में समागम करके एक नई संतति को उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्या, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा? तो प्राकृतिक जनन विधि बोलते हैं। तो नंबर 1 प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में मैंने क्या कहा? प्रकृति जीवों को एक विशेष क्षमता प्रदान करती है, एक विशेष क्षमता प्रदान करती है, जिससे नर व मादा पशु आपस में समागम करके नई संतति को उत्पन्न करते हैं, नई संतति को उत्पन्न करते हैं। यानी ये आपस में समागम करके क्या कर रहे हैं? एक नई संतति को उत्पन्न कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि समागम किस समय करना चाहिए, समागम कब किया जाता है? तो क्या होता है, मादा पशु के ताव में आने पर वह नर के साथ संभोग करने की इच्छुक होती है। यानी मादा पशु जब ताव में आती है तो नर पशु के साथ संभोग की इच्छुक होती है, और ताव में आने के पश्चात जब नर पशु मादा के साथ संभोग करता है तो उससे वो गर्भ धारण करती है। अब अपने सामने एक चीज आ गई कि ताव में आना, हीट जिसको बोलते हैं, कि ये ताव क्या होता है, हीट क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ताव यानी हीट। देखो बेटा, हीट या ताव में आना क्या होता है? तो जब मध्यकाल प्रारंभ होता है किसी भी पशु में, मध्यकाल के प्रारंभ में, जब मध्यकाल प्रारंभ होता है पशु में, तो प्रारंभ होने पर, मध्यकाल के प्रारंभ होने पर मादा में रक्त संचार बढ़ जाता है और उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। यानी जब किसी मादा में मध्यकाल प्रारंभ होता है तो क्या होगा?
उसके शरीर में जो रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़ जाएगा उसका। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, उसके शरीर का रक्त संचार जब बढ़ जाता है बेटा, तो साथ में उसके शरीर का तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, हम लोग दौड़ते हैं, तो दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, हमारा रक्त संचार तेज हो जाता है। तेज हो जाता है तो हम क्या होते हैं बेटा, हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं ठंड में थोड़ा सा दौड़ना चाहिए। ठंड में थोड़ा सा चलने से, दौड़ने से क्या होती है, बॉडी वार्म होती है, हीट होती है, गर्म होती है। तो ऐसे ही पशुओं में क्या होता है कि जब मध्यकाल प्रारंभ होता है या मर्दकाल प्रारंभ होने पर मादा में क्या होता है, रक्त संचार बढ़ जाता है एवं उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ताव में आना या हीट में आना बोलते हैं। तो मध्यकाल प्रारंभ होने पर, मध्यकाल प्रारंभ होने पर, मध्यकाल प्रारंभ होने पर मादा में रक्त संचार बढ़ जाता है। मादा में रक्त संचार बढ़ जाता है, रक्त संचार बढ़ जाता है, रक्त संचार बढ़ जाता है। मादा का क्या होगा, रक्त संचार बढ़ेगा एवं उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, एवं उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है एवं उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिसे ताव में आना बोलते हैं। जिसे ताव यानी हीट, ताव में आना बोलते हैं। तो ये हमने बोल दिया कि ताव में आना क्या होता है या पशु ताव में कैसे आता है। ये बार बार हमें क्या बार बार सुनने को मिलता है हर जगह कि पशु के ताव में आने पर या मध्यकाल प्रारंभ होने पर हम क्या करते हैं, पशु के अंदर क्या करते हैं, संभोग करने की इच्छा होती है, जिससे वो नर के साथ क्या करता है, संभोग करता है, समागम करता है और नए जीव को उत्पन्न करता है। तो ये पहली विधि हो गई हमारी प्राकृतिक विधि। अब मैं बात करूं आप लोगों से कि प्राकृतिक विधि से क्या होगा। यह है प्रजनन की सबसे आसान व सरल विधि है। प्राकृतिक विधि होती है, प्राकृतिक विधि प्रजनन की सबसे आसान विधि है। प्रजनन की सबसे आसान विधि है। यह प्रजनन की सबसे आसान विधि होती है प्राकृतिक विधि। अब बात करूं मैं कृत्रिम विधि के बारे में, ठीक है। पहली विधि हमने देखी प्राकृतिक विधि, अब किसके बारे में बात करेंगे, कृत्रिम विधि के बारे में या कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बात करेंगे। अब यहां से अपना तुलनात्मक अपने मेन टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं बात, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। कृत्रिम गर्भाधान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई जिसको बोलते हैं शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, एआई बोल देते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम इसको बोलते हैं। अब कृत्रिम गर्भाधान की मैं बात करूं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मैं बात करूं, तो कृत्रिम गर्भाधान में होता क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो क्या करते हैं, नर के जनन द्रव्य को या नर के वीर्य को विशेष विधियों के द्वारा एकत्रित करके उपयुक्त समय आने पर मादा के अंदर सेचित करना क्या कहलाता है, कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। कृत्रिम गर्भाधान में क्या हो रहा है, नर और मादा का आपस में मिलन नहीं हो रहा है। भाई मैंने प्राकृतिक गर्भाधान में तो क्या बताया था आपको कि नर और मादा आपस में समागम कर रहे हैं, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, आपस में उनका मिलन हो रहा है। लेकिन कृत्रिम गर्भाधान में ऐसा नहीं होता। कृत्रिम गर्भाधान में नर और मादा का आपस में मिलन नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नर और मादा का मिलन नहीं होता तो क्या किया जाता है इसमें, तो कृत्रिम गर्भाधान में नर के जनन द्रव्य को विशेष विधियों के द्वारा एकत्रित करके
उपयुक्त समय पर मादा में संचित किया जाता है। तो नर के जनन द्रव्य को विशेष विधियों द्वारा संचित करके विशेष विधियों द्वारा संचित करके उपयुक्त समय पर मादा में संचित करना। अब उपयुक्त समय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर उपयुक्त समय का मतलब होता है, ऐसे नहीं कि जब मन आया तब आपने जनन द्रव्यों को मादा में संचित कर दिया तो मादा गर्भित हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपकी इच्छा के अनुसार जब इच्छा हुई तभी मादा में एक वीर्य को या जनन द्रव्य को आप संचित कर दो और कहो कि मादा गर्भित हो जाएगी, तो नहीं बेटा। उपयुक्त समय का मतलब होता है कि जिस समय मादा मध्यकाल में है और मध्यकाल के मध्यकाल में आप ये कह सकते हो, उस समय पर ही संचित करना इसको ज़्यादा उपयुक्त होता है। और उसी समय संचित करने पर मादा क्या होती है? गर्भित होती है, मध्यकाल के समय ही। इसलिए इसको बोलते हैं कि उपयुक्त समय पर संचित करना, जब इसकी आवश्यकता है, नीड है, उसी समय इसको संचित करना। तो देखो अब इसमें क्या कर रहे हैं? नर था, नर से हमने जनन द्रव्य को लिया और किस में संचित कर दिया? मादा में हमने संचित कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि ठीक है सर, ये तो हमने कर दिया ऐसा, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? क्यों हम कृत्रिम गर्भाधान करवाए? भाई कृत्रिम गर्भाधान हम लोग करवा रहे हैं, तो कृत्रिम गर्भाधान करवाने का कोई तो अंतर होगा, फायदा होगा। हम इसमें मेहनत करें कि नर के जनन द्रव्यों को एकत्रित करें, फिर मादा में संचित करवाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ कि प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या डिफरेंस होता है। देखो इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। प्राकृतिक विधि द्वारा एक नर द्वारा 1 वर्ष में 80 से 100 गायों को गर्भित कराया जा सकता है। 80 से 100 गायों को गर्भित कराया जा सकता है। 80 से 100 गायों को आप क्या करा सकते हो? गर्भित करवा सकते हो। तो प्राकृतिक विधि द्वारा एक नर द्वारा 1 वर्ष में कितनी गायों को गर्भित करवा सकते हैं? हम 80 से लेकर 100 गायों को गर्भित करवा सकते हैं। इससे ज्यादा गायें हम गर्भित नहीं करवा सकते। लेकिन हम बात करें कृत्रिम विधि द्वारा, तो देखो कृत्रिम विधि द्वारा 1 वर्ष में 1000 से 2000 गायों को 1000 से 2000 गायों को गर्भित कराया जा सकता है। यानी 1000 से 2000 गायों को आसानी से इस विधि के द्वारा गर्भित करा सकते हो। अब आप कहोगे ठीक है, ये बात तो सही है कि यानी प्राकृतिक विधि की तुलना में इसमें क्या कर सकते हो आप? ज्यादा पशुओं को या ज्यादा मादाओं को गर्भित करवा सकते हो। लेकिन अब देखो कुछ बातें हैं, जैसे कि कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लाभ क्या है। यानी कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले या तो हम ये करें कि हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो विश्व में हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करते हैं तो विश्व में जो सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था वो 1780 में इटली के एक साइंटिस्ट थे लेजारो, इन्होंने कुतिया पर करवाया था। सर्वप्रथम विश्व में सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान कराया गया था 1780 में इटली में करवाया गया था। लेजारो यानी एबर्ट लेजारो नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है। पूरा नाम तो था एबर्ट लेजारो स्पेलेंजानी, आपको ध्यान रखना केवल लेजारो। तो लेजारो नामक साइंटिस्ट था, इसने कुतिया पर करवाया था, एबर्ट लेजारो।
तो देखो विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की बात करें, विश्व में सबसे पहले एआई, तो विश्व में सबसे पहले जो एआई हुई थी वो कब हुई थी? 1780 में। कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी भाई। 1780 में कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी। किसने करवाई थी? एबर्ट लेजारो ने करवाई। एबर्ट लेजारो द्वारा करवाई गई। किसके द्वारा करवाई गई थी ये? एबर्ट लेजारो द्वारा करवाई गई थी। और किसमें करवाई गई थी? तो एबर्ट लेजारो द्वारा कुतिया में करवाई गई थी। कुतिया में। यानी विश्व में सबसे पहले जो एआई करवाया गया था वो पशु कौन सा था? आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे पहले किस पशु में एआई करवाई गई थी? तो कुतिया के अंदर सबसे पहले एआई करवाई गई थी। किसने करवाई थी? एबर्ट लेजारो ने करवाई थी। किस देश ने करवाई थी? तो इटली ने करवाई थी। किस वर्ष करवाई थी? तो 1780 के अंदर ये करवाया गया था। अब देखो ये तो ऑफिशियल है, लेकिन इससे पहले भी एक अनऑफिशियल जो है वो कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था और उसको हम अनऑफिशियल कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं। यानी वो रिकॉर्ड्स में नहीं है, वो बुक्स में नहीं है, वो किताबों में नहीं है, वो कहीं भी हमारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें नहीं है और उसको मानने भी नहीं माना गया है। वो करवाया था सरदार ने घोड़ी के अंदर करवाया था। जो अनऑफिशियल करवाया गया था सबसे पहला विश्व में, वो एक सरदार के द्वारा घोड़ी के अंदर करवाया गया था। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों को, वो एक अनऑफिशियल था, वो कोई रिकॉर्ड में नहीं है, उसको हम नहीं मानते, मान्यता नहीं है उसको। ये तो हो गई बात विश्व की। अब कोई कहे कि गुरुजी भारत का तो बताओ, भारत में सबसे पहले किसने करवाया था? तो बात करते हैं भारत की। भारत की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान है वो डॉक्टर संपत कुमार ने करवाया था। किसने करवाया था? डॉक्टर संपत कुमार ने करवाया था। अब डॉक्टर संपत कुमार ने किसके अंदर करवाया था? तो आपको ध्यान रखनी है कि डॉक्टर संपत कुमार ने मैसूर पैलेस डेयरी फार्म है, ठीक है, 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने मैसूर पैलेस डेयरी फार्म है कर्नाटका की, इसके अंदर हल्लीकर जो गायें थी उसके अंदर करवाया था। अब बात करूं मैं यहां पर भारत की। भारत में सर्वप्रथम एआई, भारत में जो सर्वप्रथम एआई हुई थी, तो भारत में सर्वप्रथम एआई कब करवाई गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, भारत में 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में डॉक्टर संपत कुमार ने इसको स्टार्ट करवाया था। यानी सबसे पहले भारत में जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया वो डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा करवाया गया। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि संपत कुमार ने करवाया कहाँ पे था? तो मैसूर पैलेस डेयरी फार्म, मैसूर पैलेस डेयरी फार्म, मैसूर पैलेस डेयरी फार्म, और ये कहां पर है? कर्नाटक, यहां पर करवाया था। तो डॉक्टर संपत कुमार थे जो मैसूर पैलेस डेयरी फार्म में थे, इन्होंने ही यहीं पर क्या करवाया था? सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया था। अब ये इन्होंने कृत्रिम गर्भाधान किस किस के मध्य करवाया था? यानी कौन सी मादा थी, कौन सा नर लिया इन्होंने एआई करवाने के लिए? तो होलिस्टीन फ्रीजियन सांड के वीर्य को इन्होंने लिया। किसको लिया? होलिस्टीन फ्रीजियन। यानी नर कौन था? नर लिया इन्होंने। HF बोलते हैं शॉर्ट में, HF मतलब होलिस्टियन फ्रीजियन, होलिस्टियन फ्रीजियन का तो इन्होंने नर लिया। और मादा कौन सी थी? तो मादा ली इन्होंने हल्लीकर, जो कर्नाटक की एक लोकल ब्रीड थी, देसी गाय थी। हल्लीकर जो थी वो क्या थी? कर्नाटका की एक देसी ब्रीड थी, लोकल ब्रीड थी। तो संपत कुमार ने होलिस्टियन फ्रीजियन का जो क्रॉस है वो किससे करवा दिया? हल्लीकर नामक गायों से करवाया, कृत्रिम गर्भाधान करवाया और उसमें सफलता प्राप्त भी की। अब कितनी गायों पर करवाया? आपसे कोई पूछ ले कि हल्लीकर की कितनी, तो इन्होंने एक साथ
इन्होंने एक साथ 33 गायों को गर्भित करवाया था। 33 गायों को गर्भित करवाया। एक साथ कितनी गायें गर्भित करवाई? तो इन्होंने एक साथ 33 जो हल्लीकर गायें हैं उनको गर्भित करवाया, और गर्भित करवाने पर इनको सफलता भी प्राप्त हुई। तो आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया था वो कब करवाया गया? तो 1939 में करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा करवाया गया। किस ब्रीड के नर का प्रयोग किया गया? तो होलिस्टीन फ्रीजियन, जिसको HF बोलते हैं, हॉलैंड की एक ब्रीड है, इस नर का प्रयोग किया। होलिस्टीन फ्रीजियन का ध्यान रखना बेटा, जो विदेशी गायें उनमें सबसे ज्यादा या सभी गायों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है होलिस्टीन फ्रीजियन। फिर मादा कौन सी ली? तो कर्नाटक की ही एक देसी गाय थी हल्लीकर, हल्लीकर मादा इन्होंने ली थी। अब देखो क्या होता है कि कृत्रिम गर्भाधान करवाने के बाद डॉक्टर संपत कुमार ने इसकी अच्छाइयाँ बताई और कहा कि ये किसानों के लिए, पशुओं के लिए अच्छा है। तो इस बात की, भाई ये बात सत्य भी है कि नहीं, सही है या नहीं, इस बात की जांच के लिए 1942 में डॉक्टर पी भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में कृत्रिम गर्भाधान पर अनुसंधान हेतु, यानी कृत्रिम गर्भाधान पे क्या करवाया गया? अनुसंधान चालू करवाया गया IVRI के द्वारा। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसके ऊपर क्या करवाया गया? अनुसंधान करवाया गया, और एक पायलट परियोजना शुरू की गई। अनुसंधान के लिए क्या की गई? एक पायलट परियोजना प्रारंभ की गई। तो इसकी जो अनुसंधान करवाया गया, इसकी वास्तविकता की जांच के लिए जो अनुसंधान हुए, तो वो अनुसंधान कब हुए? देखो 1942 में डॉक्टर पी भट्टाचार्य, डॉक्टर पी भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में, भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में कृत्रिम गर्भाधान पर अनुसंधान हेतु IVRI द्वारा, IVRI का पूरा नाम क्या हो जाएगा? भारतीय, यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है ये? अपना इज्जत नगर यूपी में। आपसे पूछ ले कि अनुसंधान संस्थान है कहां पर, तो ये कहां पर है बेटा? इज्जत नगर बरेली यूपी, इज्जत नगर बरेली यूपी के अंदर ये हमारा संस्थान है। तो सन 1942 में डॉक्टर पी भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में कृत्रिम गर्भाधान पर अनुसंधान हेतु IVRI द्वारा पायलट परियोजना प्रारंभ की गई। पायलट परियोजना प्रारंभ की गई। परियोजना प्रारंभ की गई। अब आगे और बात करें तो सन 1943 में जो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा दुनिया में पहला भैंस का बछड़ा इलाहाबाद कृषि संस्थान में पैदा हुआ था। आपसे पूछा जाए तो 1943 में इलाहाबाद कृषि संस्थान, इलाहाबाद कृषि
कृषि संस्थान में पहला भैंस का बछड़ा जन्म लिया, पहला भैंस का बछड़ा पैदा हुआ या जन्म लिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। तो ये बात हमने की, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात की है कृत्रिम गर्भाधान की, कि विश्व में कृत्रिम गर्भाधान लाने वाले कौन थे, भारत में कौन थे, भारत में इसके मार्गदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया, और पहला भैंस का जो कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पहला भैंस का बच्चा था वो कब पैदा हुआ, इनके बारे में बात हमने अभी तक की है। अब बात करें तो कृत्रिम गर्भाधान जो है, कृत्रिम गर्भाधान को जो पहली पंचवर्षीय योजना में भारत में नस्ल सुधार के उद्देश्य से 1952 में अपनाया गया था। जो कृत्रिम गर्भाधान है, आपसे प्रश्न पूछ ले, कई बार पूछ रहे थे, थोड़ा डीपली प्रश्न पूछते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान को कौन सी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो कृत्रिम गर्भाधान को जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1952 में जो आई थी, उसके अंदर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, नस्ल सुधार के उद्देश्य से इसको शामिल किया गया था। कृत्रिम गर्भाधान को पहली पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में नस्ल सुधार हेतु शामिल किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना में इसको नस्ल यानी इसको शामिल करने का उद्देश्य ही क्या था, यानी एआई को पंचवर्षीय योजना में शामिल, कई बार पूछ लेते हैं कि एआई कृत्रिम गर्भाधान को पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका एक ही उद्देश्य है, नस्ल सुधार। यानी कृत्रिम गर्भाधान को जो अपनाया गया था या इसको अपनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो एक ही है, नस्ल सुधार। अब आप सोचोगे, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इससे नस्ल सुधार कैसे होगा। ठीक है भाई, इससे नस्ल सुधार कैसे होगा, तो देखो कृत्रिम गर्भाधान विधि है। फिर आपके मन में एक और विचार चल रहा होगा कि इसके एक पहली चीज तो इसके लाभ क्या है, यानी इससे नस्ल सुधार कैसे होगा। दूसरा है कि अगर इसके लाभ बहुत हैं, यानी ये लाभदायक है, तो इसका यूज कम क्यों हो रहा है अभी, भाई इसका तो यूज ज्यादा होना चाहिए, लाभदायक है। तो देखो पहला इसके लाभों की बात हम करेंगे। ठीक है भाई, इसके क्या क्या प्रॉफिट्स है, क्या क्या लाभ है। तो लाभों में बात करें तो देखो पहला लाभ तो यह है कि जो चयनित एवं उत्कृष्ट सांड का वीर्य है वो एक, देखो कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, कृत्रिम गर्भाधान के लाभ, कृत्रिम गर्भाधान के लाभों की बात करता हूं। सबसे पहला लाभ है कि जो अच्छी नस्ल के सांड है उनका चयन आसानी से किया जा सकता है पहला तो, या अच्छी नस्ल के जो सांड है उनके जनन द्रव्य का उपयोग करके अधिक से अधिक मादाओं को गर्भित कराया जा सकता है। लाभों में पहला लाभ हो जाएगा अच्छी नस्ल के सांड का चयन करके उसके जनन द्रव्य से अधिक मादाओं को गर्भित कराया जा सकता है, यानी अधिक से अधिक मादाओं को इसके द्वारा गर्भित करवा सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक विधि के द्वारा एक वर्ष में एक सांड 80 से 100 गायों को ही गर्भित करवा सकता है, जबकि कृत्रिम विधि के द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा एक वर्ष में एक सांड जो होता है वो 1000 से लेकर 2000 गायों को गर्भित करा
सकता है। दूसरा, पशुपालक जो होता है अपनी पसंद के उन्नत सांड के वीर्य को एकत्रित कर सकता है। ठीक है। तीसरे हम बात करें इसके बारे में और, तो हिमीकृत वीर्य तकनीकी द्वारा उत्कर्ष जर्मप्लाज्म के जो बैंक है वो स्थापित किए जा सकते हैं। फिर और क्या हो सकता है, मृत्यु उपरांत भी उत्तम नस्ल के जो नर हैं उससे बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कुछ पॉइंट हमने एक तो लिखा, आगे हम बात करें जैसे पॉइंट नंबर 2, मृत्यु उपरांत भी उत्तम नस्ल के सांड का जनन द्रव्य उपयोग में लेकर बच्चे पैदा किए जा सकते हैं, बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। आगे हम और बात करें तो कम लागत एवं समय की बचत है इसमें, कम लागत और समय की बचत, कम लागत व समय की बचत, यानी इसमें लागत भी कम है और समय की भी बचत होती है। क्यों होती है कि इसमें क्या करना है कि आपको केवल जनन द्रव्य लेना है और उससे पशु को गर्भित करवाना है। प्राकृतिक विधि में तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए नर को पालना पड़ेगा, नर की सेवा करनी पड़ेगी, नर को खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसके बाद में ही जाकर आप क्या कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। आगे और बात करें तो जो वीर्य है या जो जनन द्रव्य है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से लाया ले जाया जा सकता है, जबकि सांड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो पॉइंट नंबर 4, जनन द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, ले जाया जा सकता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनन द्रव्य को लाना और ले जाना आसान होता है, जबकि नर को लाना और ले जाना थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है। फिर है प्रजनन संबंधित रोगों से बचाव हो जाता है। इसमें क्या होता है, नर और मादा का आपस में समागम होता ही नहीं है, नर और मादा आपस में फिजिकल रूप से मिलते ही नहीं है, तो जो प्रजनन संबंधित रोग है उनका भी बचाव हो जाता है। तो नंबर 5, प्रजनन संबंधित रोगों से बचाव हो जाता है, बचाव हो जाता है। यानी जो प्रजनन संबंधित रोग है उनसे भी बचाव हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि नर और मादा आपस में इसमें मिलते नहीं है, फिजिकल रूप से समागम नहीं करते, तो इससे क्या होगा, जितने भी प्रजनन संबंधित विकार होंगे उनमें आसानी से कोई भी विकार होंगे नहीं। अब देखो, कृत्रिम ढंग से पशु सुधार करने पर थोड़े ही सांडों के द्वारा काम चल जाता है। अगर आप कृत्रिम विधि द्वारा नस्ल सुधार करने पर थोड़े ही सांडों द्वारा काम चल जाता है,
यानी थोड़े से सांडों के द्वारा ही आपका काम चल जाएगा, काम हो जाएगा। फिर है कि जो कृत्रिम प्रजनन विधि है, तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ऐसे पशु जिनमें प्राकृतिक विधि के द्वारा जनन संभव नहीं है, उनमें भी कृत्रिम विधि के द्वारा जनन करवाया जा सकता है। ऐसी मादा जिसमें प्राकृतिक विधि द्वारा जनन संभव नहीं है, जनन संभव नहीं है, जैसे लंगड़ी, विकलांग, कमजोर आदि। ऐसी मादा जिसमें प्राकृतिक विधि द्वारा जनन संभव नहीं है, उनमें भी एआई द्वारा अच्छी नस्ल के सांडों द्वारा जनन करवाया जा सकता है। एआई द्वारा अच्छी नस्ल के नरों द्वारा जनन करवाया जा सकता है, जनन करवाया जा सकता है, करवाया जा सकता है। यानी ऐसी मादा जिसमें प्राकृतिक, जैसे मान लो मादा बहुत कमजोर है, नर बहुत भारी है, तो उन दोनों के बीच में प्राकृतिक रूप से समागम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि नर के वीर्य को या जनन द्रव्य को एकत्रित करके मादा में संचित कराया जा सकता है। और जो एक अच्छी नस्ल का सांड होता है, उसका जो समागम है वो क्या होता है, छोटी गायों के साथ भी करवाया जा सकता है, जिससे क्या होगा, नस्ल सुधार आसानी से हो जाएगी, जो कि प्राकृतिक विधि से संभव नहीं था। ये प्राकृतिक विधि से संभव नहीं था भाई।